मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। घनत्व, वृद्धि और संघटन। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम किस किस चीज़ पर विचार करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम आज इसमें सम्मिलित कर रहे हैं अपने पाठ में। जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्थाएं, ये हम देखेंगे, और इसमें 4 प्रवस्थाएं बनती हैं 1901 से लेकर के 21, और दूसरी है 21 से लेकर के 51, 51 से लेकर के फिर आपकी 81 तक की, और 1981 से 2011 तक की। इसके बाद फिर हम जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, जो बड़े राज्य हैं हमारे, जिनमें से उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आते हैं जनसंख्या संगठन और ग्रामीण नगरीय संगठन, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। फिर इसमें मुख्य श्रमिक क्या हैं, जिनको 6 महीने से कम का काम मिलता है, 6 महीने तक का काम मिलता है, वो आपके मुख्य श्रमिक और सीमांत, फिर आश्रमिक। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ भाषाई समूह क्या क्या हैं। 4 भाषाई समूह, ऑस्ट्रिक और द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारतीय, यूरोपीय, आर्य जिसमें सबसे ज़्यादा जी। तो इस तरह से इनको हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ फिर हम इसी में अध्ययन करेंगे कि हमारा धार्मिक संगठन क्या है, और इस धार्मिक संगठन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, और फिर आते हैं कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, अर्थात कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन पे आज चर्चा करने वाले हैं। फिर भारत में श्रम शक्ति का जो सेक्टरवार संगठन है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तो इन सब के बारे में मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अब हम चलते हैं हमारे लेसन की ओर, और इसमें हम देखते हैं कि जनसंख्या, पहले तो जनसंख्या किसको कहते हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। जनसंख्या का तात्पर्य है लोगों की संख्या को। किसी भी देश में या विश्व में लोगों की जितनी संख्या होती है उसको जनसंख्या कहते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ये जो जनसंख्या है, ये प्रत्येक 10 साल में इसकी जनगणना होती है। यहीं पर बता दूं कि जनगणना जो है, लोगों की गणना को ही जनगणना कहते हैं। और जो किसी भी देश की जो ये महत्वपूर्ण घटक होती है, और अपनी जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार, हमारी जो जनगणना जो हुई थी 2011 में, तो उसमें 121 करोड़ ये जो जनसंख्या, 121 करोड़ जनसंख्या, और इसमें हम दूसरे स्थान पर हैं, और ये सबसे विश्व में घना बसा हुआ भी देश है। और भारत की जो जनसंख्या है, ये यहाँ पर देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को प्लस कर दिया जाए तो ये हमारी भारत की जनसंख्या के बराबर है। अर्थात अमेरिका, दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दोनों को जोड़ने के बाद हमारी जो है जो कुल जनसंख्या ये भारत की होती है।
तो इस तरह से ये हमारी जो जनसंख्या है ये हर तरह की जो संसाधनों पर दबाव डालती है। तो अब हम देखते हैं कि इसको जनगणना जो है वो ये तो हो गई कि जनसंख्या, ये हमारी जो पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जो जनगणना हमारी हुई 1881 ईस्वी में हुई थी। और अब आते हैं हम जनसंख्या का वितरण। वितरण से तात्पर्य हमारा है कि जनसंख्या कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो इसको हम वितरण कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके बाद जो है महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। तो इनको हम वितरण कहते हैं जनसंख्या का। और अब हम इस पे देखें कि जनसंख्या का वितरण का जो हमारे पास ये मानचित्र है, अगर इसमें मानचित्र में आप देखें तो इसमें बिंदु, हमने पीछे के क्लासों में ये पढ़ा है कि इसको जो है बिंदु अर्थात डॉट डायग्राम कहते हैं। और एक बिंदु बराबर इसमें दिखाया गया है 2 लाख व्यक्ति। एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये वितरण है। जहाँ जहाँ पर ज़्यादा डॉट आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि जनसंख्या ज़्यादा यहाँ पर है इन क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, तो ये देख रहे हैं ये वाले रीजन, इनमें जनसंख्या कम है। राजस्थान का क्षेत्र है, ये हो गया जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे केरल वाला जो क्षेत्र जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर महाराष्ट्र जनसंख्या ज़्यादा है। इसके तरफ ये जो आपके ये पठारी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे डॉटेड कम दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात यहाँ पे जनसंख्या हमारी कम है। तो ये तो हो गया आपका कि जनसंख्या का ये वितरण 2011 के अनुसार से। अब आते हैं, हमको ये देखना है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनकी जो जनसंख्या है ये ही केवल 76% भाग है, अर्थात ज़्यादा भाग यहाँ पर है। दूसरी तरफ हमारे जैसे पिछले मानचित्र में हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर है जो पहाड़ी क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनमें जो जनसंख्या देखिए यहाँ पे 1.04, तो ये जनसंख्या जो है ये यहाँ पर कम है। तो इस तरह से ये विशाल भौगोलिक क्षेत्र तो इनका है, लेकिन जो जनसंख्या है वो अत्यधिक कम है। अर्थात कम इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूसरी प्रकार की हैं। असम स्थानीय, असम का मतलब है बराबर नहीं है, जहाँ पर ऊंचा नीचा स्थान है। इसके कारण देश की जो भौतिक जनसंख्या है वो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारणों की वजह से ये जो जनसंख्या का वितरण है वो प्रभावित होता है। और आगे अगर हम देखते हैं कि जहाँ पर अच्छा भूविन्यास है, जल की उपलब्धता है और जलवायु जो है वो सुखद है, वहाँ पर जो जनसंख्या है, जैसे कि उत्तर के भारत के ये जो मैदान है, डेल्टा है, तटीय भाग है, इनमें जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से दक्षिणी मध्य भारत, आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्व और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा जो है यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और इनकी जनसंख्या कम है। फिर सिंचाई के जो साधन हैं उसकी वजह से राजस्थान और जहाँ पर खनिज की उपलब्धता है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण होती है जनसंख्या का। जहाँ जैसे झारखंड है, परिवहन है, जल के जहाँ पर विकास हो गया है, तो इन सब के कारण यहाँ पर पहले जो विरल थे अब उनमें जनसंख्या जो है वो अब संकेंद्रण हो गए हैं। उच्च संकेंद्रण का मतलब है कि वहाँ जनसंख्या का जो जमाव है
वो ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है वो सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों का एक महत्वपूर्ण कारक इसमें स्थायी कृषि और इसको आप स्थायी कृषि के अलावा कृषि विकास, मानव बस्ती प्रारूप, परिवहन, जलतंत्र विकास, औद्योगिक और नगरीकरण में भी जनसंख्या का वितरण जो है वो प्रभावित होता है। और ऐसा देखा गया है कि भारत के नदी मैदानों, तटीय क्षेत्रों में स्थित जो प्रदेश हैं तो उनमें जो जनसंख्या है तो इनमें विशाल जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से ये अब आते हैं कि प्रदेश में जमीन और जल जैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उपयोग के कारण जो है कहीं कहीं पर निम्नीकरण हुआ है, क्योंकि मानव बस्ती के जो आरंभिक इतिहास अगर देखें तो वहाँ पर परिवहन, जलतंत्र के विकास के कारण जनसंख्या जो है वहाँ पर घनी पाई जाती है। दूसरी ओर अगर देखें जो औद्योगिक हमारे नगर हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर, ये नगरीय क्षेत्र हैं जिनमें औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण जो जनसंख्या है वो बढ़ी है और बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या जो है वो उच्च सांद्रण का तात्पर्य है कि जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात घनी जनसंख्या पाई जाती है। अब हम इसको देखें कि हमारी जो जनसंख्या का घनत्व क्या है, अर्थात जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। जनसंख्या का घनत्व जो है उससे मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में अर्थात 1 किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का जो क्षेत्र है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या पाई जाती है तो उसी को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ की जो जनसंख्या का घनत्व था 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2011 में था। और 1951 में अगर आप देखें तो ये 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से ये जनसंख्या जो है 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग ये किलोमीटर से भी अधिक इसकी वृद्धि हुई है। और आगे के जो हमारे जो परिशिष्ट अर्थात जो डाटा हम दिखाएंगे तो इसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं पर जो जनसंख्या का जो घनत्व है, इस तरह से वितरण में हमने देखा था कि कहीं पर वितरण में ज़्यादा है, कहीं पर कम वितरण है। तो इसी तरह से इसमें भी प्रभावित होती है वो सारी चीज़ें, अर्थात जमीन अगर ठीक नहीं है, ऊंची नीची जमीन है, जलवायु की उपयोग रहने के मानव के उपयोग नहीं, जलवायु नहीं है तो जनसंख्या वहाँ पर भी कम पाई जाती है। इसी तरह से आप देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ सबसे कम जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। जबकि अगर आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को देखें तो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है। उत्तरी भारत के जो राज्य हैं आपके बिहार, यहाँ पर 1102, पश्चिम बंगाल 1029 तथा उत्तर प्रदेश में 829 में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें केरल में 859 और तमिलनाडु में 555 में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। फिर अगर आप देखें दूसरे राज्य जो है असम है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा है, झारखंड है, उड़ीसा है, इनमें मध्यम घनत्व पाया जाता है। और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में और असम को छोड़ करके भारत के जितने ये उत्तरी पूर्वी राज्य हैं
तो इनमें जो जन घनत्व है वो कम पाया जाता है। कारण आपको वही बता चुके हैं कि भौगोलिक कारण और प्राकृतिक कारण, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या का घनत्व जो है वो ये एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि का अनुपात को बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि तत्वों को भी जो है वो सम्मिलित किया जाता है। तो जनसंख्या के अब इसमें देखिए आगे जो दिखाया गया है इसी को घनत्व को दिखाया गया है। कहाँ कहाँ पर पहले प्रति वर्ग किलोमीटर ये जो सूचक किया गया है इसमें एक नज़र डालते हैं। तो जहाँ पे 1201 से अधिक जनसंख्या है इस कलर से दिखाया गया है। ये डार्क जो है वो ग्रीनिश कलर है ये। फिर 801 से 1200 की जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। शेष 401 से 800 तक की ये जनसंख्या को सूचित करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो डार्क कलर ये यहाँ पर है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है 1201। ध्यान रहे कि 1201 से ज़्यादा वाली जो संख्या ये यहाँ आपका ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ये है। और इसी तरह से ये बाकी का जो क्षेत्र ये केरल वाला जो क्षेत्र है ये, और एक ये क्षेत्र यहाँ पर आपका ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। फिर पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर 801 से 1200 के बीच जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ ये जहाँ पर पथरीली और जलवायु सही नहीं है, विषम जलवायु है, ना तो उद्योग धंधे हैं, वहाँ की जो जनघनत्व है वो कम है। तो ये तो आपकी भारत की दशा हो गई। अगले में हम देखते हैं अब आपकी कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि है अर्थात ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जिसको आप कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि। तो ये जनसंख्या की वृद्धि हमको कैसे पता चले? जनसंख्या की वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसमें जो चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के जो घटक हैं तो प्राकृतिक हैं और दूसरे जो है इंड्यूस्ड अर्थात पहले तो एक आपके हो गए नेचुरल प्राकृतिक और आपके दूसरे हो गए इंड्यूस्ड अर्थात प्रेरित। तो प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण ही इसमें हमको करना है। तो प्राकृतिक जो आपकी वृद्धि है तो जन्म दर और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है जनसंख्या की, अर्थात कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मरते हैं, दोनों के बीच का जो गैप है उसी से जनसंख्या वृद्धि निकालते हैं। दूसरा फिर इनकी जो अंतर्वर्ती और बाहिरवर्ती संचलन की प्रबलता जो है उसको कहते हैं अभिप्रेरित, जो जनसंख्या के वृद्धि के कारक हैं, परंतु उस पर चर्चा यहाँ पर नहीं होनी है। केवल जो नेचुरल आपके जो कारक हैं अर्थात जो प्राकृतिक कारक है उसी पर चर्चा करना है यहाँ। तो भारत की जो जनसंख्या है तो दोनों दशकीय वार्षिक वृद्धि में ये दर बहुत ऊंची है और ये समय के साथ साथ बढ़ भी रही है। भारत की जो जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर है तो ये वृद्धि दर 1.64% है और ये जनसंख्या जो दुगना होने का समय है ये किसी भी जनसंख्या के दुगना होने के में लगने वाला जो समय है। एक शताब्दी में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर इसके अंतर को निकाल लीजिए और प्रवास की दर जो है कितने लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं या कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे हम जो है जनसंख्या की वृद्धि को पहचान सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमको ये जो हमारी जनसंख्या वृद्धि का ये एक चार्ट बना हुआ है 1901 में हमारी जो कुल जनसंख्या थी वो
ये 23 करोड़ करीब थी, फिर 1911 में ये 25 हुई, फिर ये 25 1921 में। तो इस तरह से अब ये यहाँ पर 121 करोड़ जनसंख्या हमारी हो रही है। 2011 में 102 हमारी थी इसमें 2001 में। तो अगर हम इसकी जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे वृद्धि इधर आपको दिख जाएगी कि 5.75 इनके बीच में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि आप इसमें देख रहे हैं। तो ये देखिए इस दशक में 24, 21 और जो इकट्ठे जो छलांग लगी है वो ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है 14। तो ये वही समय है जबकि जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी। फिर 13 से 21 8 का जो छलांग लगी यहाँ पर, और 21 से फिर ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो वृद्धि है ये हुई। तो 4 हमको इसमें स्पष्ट जो है वो हमको दिखाई पड़ते हैं। पहला वाला जो 1901 से लेकर के हम 21 तक के 4 भाग हम देखेंगे, और 21 से लेकर के 51 तक, और 51 से 81 तक, और 81 से ऑनवर्ड। तो इस तरह से 4 सुस्पष्ट विभाजन इसमें अभी हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं। और ये जनसंख्या की वृद्धि का आप इसमें मैप में भी हम देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है कि जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में है। ये 25 से अधिक जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा जो गहरे रंग से दिखाया गया है, यहाँ पर 25% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल है, ये क्षेत्र आपका असम का क्षेत्र है, और इसके बाद फिर ये 20 से 25 वाले जो ये आपके राज्य हैं, फिर 15 से 20 देखिए यहाँ सब जनसंख्या ये वृद्धि कम हुई है, 10 से भी कम। तो इस तरह से ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो भी 20 से 25 वाले क्षेत्र में आता है। यद्यपि ये जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि जो है वो 2001 से 2011 में ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिख रही। तो ये 4 जो हमारे जो 10 उनके स्टेजेज हैं इनकी जनसंख्या वृद्धि की, तो उनको हम देखते हैं। प्रावस्था, तो पहली जो अवस्था थी सारणी के अनुसार 1901 से लेकर के 1921 तक की भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है ये स्थिर प्रावस्था, ये स्थिर स्टेज में इसको कह सकते हैं। इसमें जन्म दर जो है वो क्या होती है, जन्म दर अत्यधिक, इस अवधि में वृद्धि दर निम्न थी। यहाँ की जो 1911-1921 के दौरान ये ऋणात्मक भी हो गई। इसका कारण ये है कि पहले जो निम्न स्वास्थ्य की दशाएं थी, निरक्षरता थी, भोजन और खाने के लिए जो चीज़ें नहीं मिलती थी, तो अन्य आधारभूत आवश्यकताओं के कारण जो है यहाँ पर उच्च जन्म दर तो था, लेकिन मृत्यु दर भी जो है ये ज़्यादा थी। तो उच्च जन्म दर भी था, और चूँकि संसाधन नहीं थे इसलिए मृत्यु दर भी ज़्यादा हुई। तो उच्च दर और मृत्यु, जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच का अंतर हुआ वो बहुत कम हुआ, और इसको स्थिर जनसंख्या का स्टेज कह सकते हैं। दूसरी वाली स्टेज में अगर देखें तो 1921 से 1951 वाली स्टेज है। तो इसमें इस दशक में स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में ये जाना जाता है, क्योंकि ये 1921 से 51 का दशक था। और आप ये समझिए कि हमारा देश जो है 1951 में आज़ाद भी हो गया था। तो इससे देश भर में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, स्वच्छता थी, फिर साक्षरता थोड़ी सी बढ़ी, तो इस वजह से मृत्यु दर जो है वो कम हो गई। जन्म दर तो ज़्यादा रही, मृत्यु दर जो है वो हमारी कम हुई, परंतु अभी भी इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। 1920 के दशक में मंदी भी आई, महान मंदी, और दूसरी विश्व
युद्ध के कारण भी जो है हमारी ये जो है वो वृद्धि दर प्रभावित हुई। तो इस समय स्थिर वृद्धि जो है इसके रूप में ये स्टेज जानी जाती है। फिर आ जाइए कि 1951 से लेकर के 81 तक वाली स्टेज है। तो इसमें जनसंख्या की विस्फोट अर्थात एक्सप्लोजन, जनसंख्या के विस्फोट का अर्थ है कि जनसंख्या जब बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसको जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। और 1951 से 1981 के बीच में भी मृत्यु दर में ये तीव्र ह्रास हुई, बहुत तेजी से कमी हो गई और प्रजनन की दर जो है वो ज़्यादा तेज रही। तो इसलिए इसका जो औसत वार्षिक औसत वृद्धि दर वो 2.2% रही। स्वतंत्रता के बाद की ये जो अवधि थी, सुधार हुआ, आर्थिक सुधार हुआ, तो अधिकांश जो जीवन की दशाएं थी वो अच्छी हुई। उनके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि हुई। और इस तरह से इन सबके अतिरिक्त जो तिब्बती थे, बांग्लादेशी थे, नेपाल में रहने वाली जो लोग थे वो भी यहाँ पर आने लगे इस समय पर। तो इस कारण से हमारी जो जनसंख्या थी वो बढ़ी। और जनसंख्या में वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं, तो अब आप ये इसके तो जनसंख्या में जो ये लोग यहाँ से आए जिनमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इनका योगदान रहा। फिर 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की 1981 के बाद जो देश की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे ये चौथी स्टेज है। तो इस स्टेज में 1981 के ऑनवर्ड्स उसके बाद का जनसंख्या वृद्धि के लिए जो जन्म दर थी वो कम हुई। अधोमुखी का मतलब है कि कम हुई यहाँ की जनसंख्या। तो इसके कारण यहाँ पे जो बदलते हुए समय में विवाह की जो आयु थी उसमें भी वृद्धि की गई और जीवन की जो गुणवत्ता है, स्त्री शिक्षा, इनके कारण जो है ये चौथी स्टेज हमको प्रभावित दिखाई पड़ती है। और विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। और विश्व विकास की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 2025 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम अब देखते हैं कि हमारा रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या वृद्धि में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो क्षेत्रीय भिन्नताएं का मतलब है कि किसी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है, किसी क्षेत्र में कम जनसंख्या है, तो इसको ये अलग अलग हैं क्षेत्रीय, इसको भिन्नता कहते हैं। जैसे 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों में जो केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो दिखाई पड़ती है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा, इनमें जो है राज्यों में निम्न वृद्धि पाई जाती है। और ये जो दशक में 20% से अधिक यहाँ पर वृद्धि नहीं है। केरल में देखिए जो साक्षरता सबसे ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे 9.4 ये है जनसंख्या की वृद्धि। और इसमें इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी न्यूनतम जो है वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई है। फिर देश के उत्तर पश्चिम के जो राज्य हैं, उत्तरी मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी जो है वो दक्षिण राज्यों की अपेक्षा इनमें उच्चतर जो जन्म वृद्धि पाई जाती है। अर्थात उत्तरी जो राज्य हैं उनमें दक्षिण की अपेक्षा ज़्यादा ये वृद्धि पाई जाती है जनसंख्या की इस पेटी में। जैसे आपके बड़े बड़े राज्य हो गए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,
सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो औसत वृद्धि दर रही वो 20 से 25% रही। और इस तरह से 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें से पिछले दशक जो 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि धीमी रही। और इस तरह से जो हमारे 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं जिनमें से सबसे जो पहला स्थान है वो अपने उत्तर प्रदेश का है, और फिर आगे आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये 6 जो आपके विशालतम जो जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर जो है इनमें कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5, महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 6.7। ये गिरावट यहाँ पर हुई। और तमिलनाडु, पांडिचेरी पिछले दशक की तुलना में इनमें भी कुछ वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो इस तरह से अब आते हैं कि हम अपने अपने राज्य के स्त्री पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के दर को आंकड़ों को ये आपको देखना है। और जो भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें किशोरों की वृद्धि, किशोर ध्यान रखना है, 10 साल से 19 वर्ष की आयु को जो है वो किशोर कहते हैं। तो इसमें जो है इस आयु वर्ग में 20.9% की वृद्धि है 2011 में, जिसमें 52.7% किशोर हैं और 47.3% जो है वो किशोरियाँ सम्मिलित हैं। अर्थात तो जो 10 से 19 साल के जो युवा हैं हमारे, उनको हम किशोर कहते हैं। और इनमें से इनकी जो जनसंख्या है वो 52 स्त्रियों की और 47 ये किशोरियों की है। तो किशोर की जो जनसंख्या होती है ये अधिक उच्च संभावनाओं से युक्त होती है। अर्थात जहाँ पर जिस देश में किशोर ज़्यादा होते हैं वो जनसंख्या उसकी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें समुचित ढंग से अगर उनको मार्गदर्शन मिल जाए और दिशा निर्देश उनको मिल जाए तो ये बहुत जो है वो हमारे लिए कीमती होती है। यहाँ तक कि किशोरों का संबंध है तो इनके समक्ष तमाम प्रकार की जो चुनौतियाँ हैं वो भी होती हैं। जैसे इनमें विवाह की निम्न आयु होती है, निरक्षरता, विशेषतः स्त्री की निरक्षरता, और विद्यालय से जो विरत छात्र हैं, कॉलेज जो छोड़ने वाले हैं, स्कूल जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं, पोषकों की निम्न ग्राह्यता अर्थात पोषण की उनका जो है वो पोषक तत्व उनको नहीं मिलते हैं। किशोरी माताओं में उच्च मृत्यु दर होती है। HIV, एड्स ये सारी समस्याएं हैं जिनसे उनके शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता और फिर तमाम तरह के ड्रग एब्यूज भी उनमें आ सकते हैं। तो ये समस्याएं हैं और इनका उपचार हमको करना चाहिए। और ये समस्याएं हम किशोरों में ज़्यादातर जो है वो उनको हमको फेस करना होता है। तो इस तरह से ये देखना है कि जो भारत सरकार ने किशोरों के शिक्षा के लिए तमाम नीतियाँ बनाई हैं ताकि उनके जो गुणों का उपयोग हो सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या को समग्र रूप से देख रेख के लिए जो है उसमें समावेशित किया गया है। जो हमारी राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 में आई, अर्थात
नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में आई फरवरी में, तो उसमें हमारे युवाओं के लिए एक दूरदर्शी प्रस्ताव जो है उसमें है, देश के युवाओं को अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है। तो इस तरह से राष्ट्रीय युवा नीति जो है 2014 से 14 के अनुसार यहाँ पर ध्यान देना है कि युवा किसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 साल से 29 साल तक की आयु के व्यक्ति को हम युवा के रूप में मानते हैं। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास शुरू किया गया है तथा उद्यमिता के लिए जो नीति बनाई गई है, तो इनका उद्देश्य है कि तमाम जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किशोर हैं वो अपना प्रतिभाग करें, और इस तरह से इनके जो कौशल केंद्र हैं उनके साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो अब आते हैं हम अपना अगला जो हमारा विवेचन का है, जनसंख्या का संगठन अर्थात पॉपुलेशन कंपोजिशन किसको कहते हैं। जनसंख्या संगठन से अर्थात पॉपुलेशन कंपोजिशन से तात्पर्य हमारा है कि जनसंख्या में आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जाति लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, फिर वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता, इनका सबका अध्ययन करने जिसमें किया जाता है उसको हम जनसंख्या का संगठन कहते हैं। तो इसमें हम इन चीज़ों के ऊपर विवेचना करेंगे कि हमारा जो जनसंख्या का संगठन है वो किस तरह का है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कि हमारा जो जनसंख्या का संगठन है तो वो ग्रामीण नगरीय संगठन अर्थात रूरल अर्बन कंपोजिशन है। तो ये जनसंख्या का जो संगठन है सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का महत्वपूर्ण सूचक होता है, और देश की कुल जनसंख्या 68.8% जो है वो गाँव में रहती है। ये 2011 की जो जनगणना थी वो है, और इसी तरह से हमारे यहाँ जो 2011 की जो जनगणना हुई तो उसमें गाँव की जो संख्या थी 6,40,867, और इसमें से 5,97,608 अर्थात 93.2% गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण जो है वो एक समान नहीं है। कहीं पर ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं, कहीं पर कम लोग गांव में रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्र है हमारे, ये राज्य हैं बिहार है, सिक्किम है, तो इनमें गांव की जो ग्रामीण है उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि गोवा है, महाराष्ट्र है, और इनमें जो जनसंख्या आधे से कुछ अधिक भाग में ही लोग गांव में रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जैसे आपके दादरा नगर हवेली, इसमें 53.38% को छोड़ करके बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कम जनसंख्या, लघुनुपात ही अर्थात कम जनसंख्या ही रहती है ग्रामीण की। तो गाँव का जो आकार है ये काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य जो है आपके हो गए पश्चिम राजस्थान और ये कच्छ का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो 200 व्यक्तियों से कम, और केरल वह महाराष्ट्र के कुछ भागों में 17,000 व्यक्ति तक ये पाया जाता है। तो इस तरह से भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वो संपूर्ण परीक्षण के बाद इससे ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तरों पर नागरीकरण का सापेक्षिक परिणाम
परिमाण और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण सामाजिक के संरक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से जो भारत में नगरीय जो जनसंख्या का अनुपात 31.16%, ये काफ़ी कम है, किंतु पिछले दशकों में ये वृद्धि की जो अपेक्षा वृद्धि दर को दिखा रहा है। नगरीय जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, तो आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण जो है ये नगरीकरण हुआ है। इस तरह से कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में जो बदलाव है वो दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि जैसे हमारे सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी हुई है, तो इससे सामाजिक और आर्थिक जो है वो दशाएं प्रभावित होती हैं। नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इससे हमको पता चलता है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदु और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्र जैसे हो गए, जैसे कोलकाता है, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो कृषि की दृष्टि से प्रगति रुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रीय महाद्वीप जो भारत के बाढ़ के जो संभावित क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में नगरीकरण जो है वो कम रहा, अर्थात यहाँ पे नगर में लोग कम बसे हुए हैं। अब आ जाते हैं हमारा अगला लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, भाषाई जो संगठन है, इसको हम देखते हैं। तो भारत में जो हमारी गियर्सन के अनुसार यहाँ की जो भाषाई सर्वेक्षण हुआ था 1903 से 1928 में, इसमें 179 भाषाएं हैं और 544 के लगभग बोलियां थीं, परंतु अब जो है हमारी 22 भाषाएं अनुसूचित रह गई हैं और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। तो इसमें हिंदी में जो बोलने वाले लोग हैं तो उनका जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे जो कम है वो है संस्कृत, बोडो, मणिपुरी। तो इन भाषाओं को बोलने वाले कम लोग हैं। ये 2011 में देखा गया था। तो इस तरह से ये हमारा जो है लिंग्विस्टिक। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन की जो भाषाई वर्गीकरण है, इसमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है जो 4 तरह के भाषा परिवार हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा भाषाई जो है वो कौन से परिवार में भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो आइए इनके भाषाई परिवार को जो है हम देख लेते हैं। 4 इनका जो डिवीजन है, तो ये आपके सामने जो अगली टेबल आई, तो इसमें 4 तरह के ये परिवार हैं। पहला है ऑस्ट्रिक निषाद परिवार 1.38, और देखिए इसमें भारतीय यूरोपीय आर्य 73%, तो चीनी तिब्बती किरात 0.85%, द्रविड़ जो है वो 20% है। तो इन 4 प्रकार की भाषाओं में सर्वाधिक जो सबसे पहले है तो वो भारतीय यूरोपीय आर्य जो है वो 73 है, और दूसरा नंबर है द्रविड़ का 20%। तो इनमें ऑस्ट्रिक जो निषाद है उनको 1.8%, और ये कहाँ पर बोली जाती हैं, बोलने का जो रहने का स्थान ये है
और ये उप परिवार ऑस्ट्रोएशियाई ऑस्ट्रोनेशियन हुआ। और ये जो बोली जाती है कौन सी, ऑस्ट्रिक निषाद। तो ये इनके जो शाखा वर्ग जो यहाँ पर है, मुंडा लोग, मान, हमेर, ये लोग हैं। और इनकी जो बोली के जो क्षेत्र हैं, मेघालय, यहाँ पर रहते हैं ये लोग। मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के बाहर। ये आपका हो गया ऑस्ट्रिक निषाद। दूसरा द्रविड़ जो है, इनका 20%, जो ये भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण है, 20% है इनका द्रविड़ का। और ये दक्षिण द्रविड़, मध्य और उत्तर द्रविड़, अर्थात उत्तर, दक्षिण और मध्य द्रविड़ इसमें आते हैं। और ये आपके जो राज्य हैं, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, बीच का भारत का जितना हिस्सा है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश, ये आपके द्रविड़ में आ गए। फिर चीनी तिब्बती जो क्षेत्र आपका किरात वाला है, तो इसमें से तिब्बती, हिमालय, उत्तरी असम, म्यांमारी, ये राज्य हैं जो कि पर्वतीय राज्य हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इस तरह से अब आइए आपका जो इंडो आर्य, जिसको भारतीय यूरोपीय आर्य कहते हैं, तो ये 73% है। और इनके जो भारत से बाहर और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और ये गोवा। तो इस तरह से ये हमारे जो है वो भाषाई जो है, ये 4 प्रकार के ये हमारा वर्गीकरण हो गया। अब हम आते हैं कि हमारा जो रिलीजियस कंपोजिशन है, इसको भी देखें। अर्थात हमारे यहाँ ये किस प्रकार का जो संगठन है, हम संगठन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो धार्मिक संगठन क्या क्या है, अर्थात कौन कौन से यहाँ पर लोग रहते हैं अपने भारत देश में। तो यहाँ की जो सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को ये प्रभावित करते हैं। और ये धर्म जो है ये महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। इसमें से अगर आप देखें तो इसमें दिखाया गया स्पष्ट रूप से, ये टेबल है जिसमें कि हिंदू जो है वो सर्वाधिक हैं। इनकी जो जनसंख्या ये मिलियन में दी गई है, 966.3 मिलियन। और कुल प्रतिशत जो है हिंदुओं का देखिए 79% है, 79.8। इसी तरह से मुस्लिम की जो जनसंख्या है 172.2 मिलियन है, और ये कुल जो प्रतिशत है 14.2। ईसाई, इनमें से सबसे अगर आप कम देखें तो सबसे कम जो जनसंख्या है जैन की 0.4% और इनकी 4.5 मिलियन है। इसके दुगना लगभग है आपके यहाँ जैन के दुगना है बौद्ध। इनका जो जनसंख्या है 8.4 और इनका जो कुल प्रतिशत है 0.7। फिर इसी तरह से सिख जो है वो ये 20.8 लाख मिलियन, 1.7 कुल प्रतिशत है। इसी तरह ईसाई जो है वो 27.8 लाख मिलियन है इनका, और इस तरह से कुल प्रतिशत हो गया 1.7%। तो ये तो हुआ हमारा कि जनसंख्या में जो हमारा जो धार्मिक कंपोजिशन है वो किस तरह का है। तो अब इसमें भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाक सीमा से जो लगे हुए जिले हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य और दक्कन पठार व गंगा के जो मैदान हैं, इनको अगर आप छोड़ करके जो हिंदू अनेक राज्यों में जो है वो बसे हुए हैं। तो विशालतम ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू कश्मीर में
ज़्यादा पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश में, ये कुछ जिलों में, दिल्ली में, उसके आसपास और लक्षद्वीप में ये जो मुस्लिम की जनसंख्या है वो केंद्रित है। इसी तरह से जो ईसाई की जनसंख्या है वो कहाँ कहाँ पर है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। और ये जो है कहाँ कहाँ पर है, पश्चिमी तट, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्य, छोटा नागपुर, मणिपुर की पहाड़ियों में भी ये ईसाई जो है उनकी जनसंख्या जो है वो ज़्यादातर है। अब आइए कि सिख जो है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अधिकांश सिख देश के छोटे से क्षेत्र में जैसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इनके सिखों की जनसंख्या है। और सबसे जो छोटे हैं जैन और बौद्ध देश में गिने चुने क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अच्छा, जैनियों का जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो राजस्थान के नगरीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में है, जबकि जो बौद्ध हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बौद्ध बहुल जो आपकी अन्य क्षेत्र हैं वो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, लाहौर और स्पीति है। यहाँ पर बौद्धों की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो तमाम छोटे छोटे धर्म हैं, जैसे ये हो गए जरतुस्त हो गए, जनजातियों, अन्य देशज निष्ठाएँ और विश्वास, ये सब छोटे छोटे जो है वो जो समूह हैं ये देश भर में बिखरे हुए हैं। तो इस तरह से अब हम भारत के जो अगले उस पे चलते हैं कि आपकी जो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अर्थात श्रमजीवी जनसंख्या का जो संगठन है वो क्या है, इस पर भी एक नज़र हम डालेंगे। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया मुख्य श्रमिक, दूसरा हो गया सीमांत श्रमिक और तीसरा हो गया आश्रमिक। तो जो हमारी मानक जनगणना जब हुई तो उसमें परिभाषा दी गई कि वो व्यक्ति जिसको 183 दिन अर्थात 6 महीने तक का काम मिल जाता है उसको ही मुख्य श्रमिक माना जाएगा। जबकि अगर 183 दिन से अर्थात 6 महीने से कम उसको काम मिलता है किसी को, तो उसको हम जो है सीमांत कृषक कहलाता है। अर्थात सीमांत कृषक उसको हम कहते हैं, सीमांत श्रमिक उसको कहते हैं। और इससे कम अगर किसी को काम मिलता है तो उसको अश्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस समय अगर हम देखें तो भारत में श्रमिक दोनों तरह के, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक दोनों का 2011 में जो प्रतिशत है वो 39.8% है, जबकि 60% जो है वो अश्रमिक है। ये महत्वपूर्ण है। 40% ही केवल काम उनको मिल पा रहा 6 महीने तक की अवधि का, बाकी के जो 60% जो जनसंख्या है वो अश्रमिक है। और इससे जो है हमारे जो आर्थिक स्तर को भी पता इससे चल पाता है, जिससे एक बहुत बड़ा जो अनुपात है वो आश्रित जनसंख्या का है। तो इस तरह से जो आगे चल कर के बेरोजगारी और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या की संभावना को बताता है। अब आ जाइए कि वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट, श्रम की प्रति भागिता दर क्या होती है, अर्थात तो वर्क पार्टिसिपेशन, श्रम की जो प्रति भागिता दर क्या है, इसको हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश और श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में 39.6% है, दमन दीव में लगभग
49.9% अर्थात 50% सामान्य भिन्नता इसमें देखने को मिलती है। दोनों में श्रमिकों की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य जो हैं ये हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर जो है वो काफ़ी ऊंची है। तो भारत जो जैसा हमारा जो देश है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो आर्थिक विकास है तो निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में सहभागिता दर जो है वहाँ पर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की अर्थात वर्करों की जरूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि भारत का जो व्यावसायिक संगठन है वो इसमें वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी जो प्रकार के अन्य जो कार्यों में ये लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये इसमें दिखाया गया है श्रमिक जो प्रतिशत में है कहाँ कहाँ पर लोग कैसे लगे हुए हैं। तो कृषक जो है ये जम्मू कश्मीर में जो है वो कृषक का हिस्सा 20% इसमें कृषक हैं, जबकि ये हिस्सा जो दिख रहा है वो घरेलू औद्योगिक श्रमिक हैं। इतने प्रतिशत 20% अर्थात ये करीब 25% से हिस्सा ये ज़्यादा हो रहा है, लगभग 25%, और ये 15% के करीब जो है ये घरेलू उद्योगों में लगे हैं। इसी तरह से ये इनके जो है इनको दिखाता है। तो अन्य जो श्रमिक हैं वो इस तरह से ये दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे गुजरात में जो लगे हैं लोग, ये कृषि में जो है यहाँ पर इसका प्रतिशत ये है अर्थात करीब 40%। ये कृषक जो है ये आपका 20% की लाइन ये है। तो इस तरह से इस पे ये एक मोटी तौर से दिखाया गया है टेबल में कि कितने लोग जो है वो किस किस काम में जो लगे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एक पेपर की कटिंग आपको दिखाई गई है। तो इनमें जेंडर, इंडिया बेटर देन नेबर्स, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, फिर समाज में का विभाजन पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर जो है उनको प्राकृतिक और जैविक रूप से ये माना गया है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग जो है वो भूमिका निर्धारित करती है। तो इस तरह से ये यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित अगर नहीं होते हैं तो ऐसा विकास जो है वो विकास नहीं माना जाता है। और सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव, विशेष रूप से जो जेंडर के आधार पर अर्थात लिंग का जो भेदभाव है, तो वो मानवता के प्रति एक तरह से बड़ा अपराध होता है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर और समान कार्य के लिए एक समान उनका जो वेतन हो और इस तरह से स्वाभिमान के साथ वो अपने जीवन जीने का उनको सभी को अवसर मिले, इसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है। और समाज में तमाम तरह के जो भेदभाव हैं और जो दूर करने के लिए इनको अब प्रभावी कदम जो समाज नहीं उठाता है तो वो एक सभ्य समाज नहीं कहलाता है। और भारत में इन सबको बढ़ावा देने के लिए जो है ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान जो है वो खास करके चलाया गया है, जिसका जो है वो लाभ हमको
दिखाई पड़ रहा है। और अब हम आते हैं अगला जो हमारा है कि जो व्यवसायिक जो क्रियाओं में जो लोग लगे हैं, तो वो प्राथमिक सेक्टर व्यवसायिक क्रियाओं में जो लोग लगे हुए हैं उनको हम देखें कि तो मित्रों, अब हम देखते हैं कि हमारा जो व्यवसायिक क्रियाओं में वो कैसे लोग लगे हुए हैं। तो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, द्वितीयक प्राथमिक सेक्टर हो गया, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की जो तुलना में प्राथमिक सेक्टर के जो श्रमिक हैं वो बहुत बड़े अनुपात में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने कि ये प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है। आप लोग पहले की कक्षाओं में भी पढ़ते चले आए हैं कि प्राथमिक सेक्टर वो होते हैं जिसमें कृषि में, जैसे खनन में, मछली पालन में, इसमें लोग लगे हुए हैं। ज़्यादातर कृषि कार्यों में लगे हुए को प्राथमिक कहते हैं। दूसरा सेक्टर ये हो गया जिसमें व्यापार है और औद्योगिक काम है, घरेलू जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो आ गए आपके द्वितीयक। व्यापार हैं, वाणिज्य है, विनिर्माण है और मरम्मत के काम में जो लोग लगे हुए हैं उसको आपको द्वितीयक सेक्टर कहेंगे। और इसी तरह से जो तृतीयक सेक्टर है तो उसको जो उच्च सेवाओं में लोग लगे, जैसे वकील हैं, जैसे अध्यापक हैं और बैंकिंग है, तो ये तृतीयक सेक्टर हो गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं 54.6% जो है वो कृषक हैं और मजदूर हैं, जबकि केवल 3.8 जो प्रतिशत है वो श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं। और 41.6% हैं वो अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों में, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत आदि कार्यों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल पर देखें, ये आपके सामने जो टेबल आई हुई है, तो इसमें भारत में जो श्रम शक्ति का सेक्टर वार जो है वो संगठन दिखाया गया है, जिसमें से जो कुल जनसंख्या है वो प्राथमिक सेक्टर में 54.6% है, जिसमें भी अगर स्त्रियों की जनसंख्या को देखें तो 16 करोड़ 54 पुरुष जो हैं वो 16.54 करोड़ 47,000 लगभग इनकी संख्या है, जबकि स्त्रियों का जो प्रतिशत है वो कम हो गया। यहाँ पर लगभग 9 और 16 अर्थात 7 का अंतर है। ये 9 करोड़ 75 लाख स्त्रियां जो है वो प्राथमिक कार्यों में लगी हुई हैं, जबकि द्वितीयक जो कार्यों में लगी हुई हैं तो वो 97 लाख पुरुष हैं, 97,75,000 पुरुष लगे हुए हैं, जो स्त्रियां जो हैं वो 85 लाख लगी हुई हैं। यहाँ पर ये स्त्रियां जो हैं ज़्यादा रूप से लगी हुई हैं। इसी तरह से जो तृतीयक जो हमारा क्षेत्र है उसमें 41.6% लोग लगे हुए हैं। तो इसमें 15 करोड़ पुरुष और 4 करोड़ जो है स्त्रियां लगी हुई हैं। तो इससे ये देखने को हमको स्पष्ट होता है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक सेक्टर में 54.6, जबकि घरेलू उद्योगों में और घरेलू कार्यों में लगे हुए 3.8% श्रमिक हैं, और तृतीय क्षेत्र में 41.6% जो है वो इनका श्रमिकों का है। तो इस तरह से ये जो अनुपात है कृषि के सेक्टर में जो श्रमिकों का जो अनुपात और उसमें जो उतार चढ़ाव जो दिखाई पड़ता है, जो 2011 में था अब ये 54.6 हो गया है, और परिणाम स्वरूप द्वितीयक और तृतीयक
क्षेत्रों में अब जो है लोग ज़्यादा लग रहे हैं, अर्थात इनकी सहभागिता जो है वो बढ़ी हुई है। और इस तरह से इसको आप कह सकते हैं कि ये सेक्टर का जो है वो स्थानांतरण है। तो देश के विभिन्न जो सेक्टरों में सहभागिता जो दर है वो हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों में कृषि में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम जो बंगाल है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो कृषि मजदूरों की संख्या है वो अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, ये जो नगरीय जो हमारे क्षेत्र हैं, इनमें से जो श्रमिकों का बहुत बड़ा जो अनुपात है वो अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने जनसंख्या के बारे में पूरा इसका जो जनसंख्या क्या है, इसका वितरण क्या है, इसका घनत्व क्या है और इसके जो जनसंख्या का संगठन क्या है, इसके बारे में चर्चा की। और संक्षेप में पुनः हम इसको देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो अगर इस पे देखते हैं तो हमने जनसंख्या की वृद्धि को जानी, 4 अवस्थाएं उनकी जान ली, फिर जनसंख्या वृद्धि के जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उनको जानी, और 6 जो बड़े राज्य हमारे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और क्रमशः मध्य प्रदेश, इनको देखा। जनसंख्या का संगठन देखा, ग्रामीण, नगरीय, भाषाई और धार्मिक संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, और फिर श्रमिक जो है क्या है, श्रमिक सीमांत श्रमिक क्या हैं और अश्रमिक क्या हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा जो है वो किया। फिर इसी क्रम में हम लोग देखते हुए धार्मिक संगठन को देखा और इसमें देखा कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं और कहाँ कहाँ पर ये लोग जो है ये केंद्रित हैं, अर्थात कहाँ कहाँ पर ये रहते हैं। और श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन हमने देखा, जिसमें हमने सेक्टरवार देखा कि सेक्टरवार जो है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में कैसे वो लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर लोग जो है वो सेक्टर उनका स्थानांतरित हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस पाठ पर जो है प्रमुख बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की। आशा है आपको ये पसंद आएगा और इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।